Hello everyone, this is Neha and you're watching my YouTube channel NG Legal Education. Today we are going to talk about check bounce rules and legal consequences. But before we start, let us understand certain important terminologies. तो पहले हम बात करते हैं ड्रॉअर के बारे में। ड्रॉअर एक पर्सन होता है या एंटिटी होती है जो चेक लिखता है, साइन करता है, पेमेंट इनिशिएट करता है। पेई एक इंडिविजुअली एंटिटी होती है जिसको पैसा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फर्दर इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, इसलिए पहले से समझा रहे हैं। ईसीएस है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, जो अलाउ करता है बैंक को कि वो ऑटोमेटिकली जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको, मनी ट्रांजैक्शंस हैं उसको डेबिट कर सकती हैं, क्रेडिट कर सकती हैं एक ही बार में लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स पर, बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस। अब वो इंस्ट्रक्शंस चाहे कंपनी ने दी है, चाहे गवर्नमेंट बॉडी ने दी है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दी है। अगर हम ईसीएस की बात करें तो ईसीएस एक्चुअली अगर थोड़ा सा और समझें तो दो टाइप के ईसीएस होते हैं। एक होता है ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट। अगर समझाएं तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपका अपना एक बिज़नेस है और आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, और सैलरी जो आपकी बनती है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की बनती है, तो आपने क्या किया, 1 करोड़ का जो चेक है वो अपने बैंक में लगा दिया और आपने बैंक में अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, उनके अकाउंट डिटेल सब कुछ बैंक को दे दिया। तो जब सैलरी का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली ईसीएस क्रेडिट के माध्यम से सबके बेनिफिशरीज़ को बल्क पेमेंट हो जाएगी सैलरीज़ की। इसी तरह से जब डिविडेंड पे आउट्स होते हैं तभी भी ईसीएस क्रेडिट इस्तेमाल होता है, पेंशन्स में भी ईसीएस क्रेडिट इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा आता है ईसीएस डेबिट। अब ये कब होता है यूज़, जब आपको कलेक्ट करनी होती है रिकरिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे कि मान लीजिए ईएमआईज़ हैं, आपने लोन लिया है उसकी ईएमआई है, या आपके इंश्योरेंस प्रीमियम है जो वंस इन अ ईयर होते हैं, तो आपने ईएमआई लगा रखा है, तो यहाँ पर होता है ईसीएस डेबिट। ईसीएस अब जो ग्रेजुअली है वो फेस्ड आउट हो रहा है और उसको रिप्लेस कर रहा है NACH, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये एक बेटर वर्जन है, ये फास्टर है, ज़्यादा सिक्योर है और ये फोकस करता है कि सेम डे ही सेटलमेंट हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी एक्चुअल वीडियो है। तो आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं, ये समझते हैं। देखिए, आरबीआई ने कहा है कि मान लीजिए आपने एक डिफ़ॉल्ट किया है, मतलब कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, जिसे हम कहते हैं कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो बैंक क्या करेगा, आपको नोटिफाई कर देगा 24 आवर्स के अंदर एसएमएस और ईमेल से कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि मान लीजिए आपके 3 लगातार चेक बाउंसेस केस हो गए हैं, तो आरबीआई क्या करेगा कि टेम्परली आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। पहले क्या होता था, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग पेनल्टी चार्जेस होते थे, जैसे भी उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ होती थी। अब आरबीआई ने क्या किया है, इसको उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि सबके लिए जो स्लैब्स रहेंगे पेनल्टी के वो स्टैंडर्ड रहेंगे। फिर आया है रेड फ्लैग रिपोर्टिंग। मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंट डिफ़ॉल्टर्स हैं, बार बार चेक बाउंस होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, आरबीआई अपने इंटरनल डेटाबेस में मार्क कर देंगे और बाकी बैंक्स को अलर्ट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी होती थी, जब बार बार चेक बाउंस होता था तो उस पर्टिकुलर पर्सन को, एंटिटी को क्या होता था कि उसको चेक बुक देना बैन कर दिया जाता था। लेकिन अब उन्होंने, आरबीआई ने बोला कि नहीं, इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो जो पेई है, जिसको एक्चुअल में पैसा मिलता है, ठीक है, उसको बैंक की तरफ से एक बैंक चेक रिटर्न मेमो मिलेगा। अब चेक रिटर्न मेमो क्या होता है, ये बैंक इशू करता है पेई को और उसमें बताता है कि चेक डिसऑनर हो गया है और ये रीज़न था डिसऑनर होने पर। जैसे ही पेई को ये चीज़ मिलती है, ये मेमो मिलता है, वो एक रिटर्न नोटिस देता है ड्रॉअर को विदिन 30 डेज़ ऑफ रिसीविंग दिस मेमो, और उसमें नोटिफाई करता है कि जब भी आपको ये रिटर्न नोटिस मिले तो उसके 15 डेज़ के अंदर आप मुझे मेरा पेमेंट कर दीजिए। अब या तो ड्रॉअर पेमेंट कर देता है तो मैटर वहीं क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर ड्रॉअर 15 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो 15 डेज़ का पीरियड ख़त्म होने के बाद पेई का राइट है कि वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दे विदिन 1 मंथ। अब ये समझने की बात है कि यहाँ पर कि जो चेक बाउंस है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये आपका
पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो अब आपको इसमें क्या पनिशमेंट मिलती है? आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, और दोनों भी हो सकते हैं। तो चेक बाउंस को छोटी मोटी बात नहीं है, इसको अवॉइड ना करें, इस पर ध्यान दें। और भी चेक बाउंस रूल आए हैं 2025 में, उसके कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर हैं। पहला ये हुआ है कि मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस नोटिफिकेशन। तो बैंक क्या करेगा कि जैसे ही कोई चेक बाउंस होता है वो फटाफट ECS जो सिस्टम है उसको नोटिफाई करेगा। इससे क्या होगा कि जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सपीडिट हो जाएगी, काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन लीगल प्रोसेस। पहले क्या होता था कि आप कोर्ट जाते थे सेटलमेंट के लिए, उसमें बहुत साल लग जाते थे। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, साथ में इंट्रोडक्शन भी किया है ऑनलाइन फाइलिंग कंप्लेंट मैकेनिज़्म, जिससे टाइमली आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाए। फिर उन्होंने बोला है कि मान लीजिए कि आपका कोई चेक है जिसका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो बहुत मैंडेटरी है आपके लिए कि आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए। कोर्ट के चक्कर लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, तो पुलिस डायरेक्ट इंटरवीन करेगी और ये और जल्दी काम हो पाएगा आपका। एक बहुत बढ़िया डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है। उनके पास एक केस आया था, तो ये आया था केस श्रीमती अर्चना सिंह गौतम का। उस केस का जो डिसीजन आया है वो बोला है कि अगर चेक बाउंस होता है उस बैंक का जो मर्ज हुआ है, तो उसमें जो पेनल्टी चार्जेस जो लगते हैं वो तो खैर लगेंगे ही, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो आपकी पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 138, वो नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। थोड़ा सा इस केस के बारे में जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था, जो ये मैम थी अर्चना सिंह गौतम, इन्होंने जून 2, 2023 में इलाहाबाद बैंक में, उनका कोई अकाउंट रहा होगा, एक चेक बनाया इलाहाबाद बैंक के। लेकिन हुआ क्या था कि इलाहाबाद बैंक जो था वो तो मर्ज हो गया था इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को ही। तो उन्होंने साथ में पोस्ट मर्जर ये गाइडलाइन भी दी थी कि जो भी बैंक्स होंगे, चाहे इलाहाबाद बैंक के हों, जो किसी के भी हों, तो जो भी आपके चेक्स होंगे, ठीक है, वो 30 सितंबर 2021 तक ही वैलिड रहेंगे। तो उन्होंने इलाहाबाद बैंक का चेक तो लगाया, लेकिन कब लगाया? जून 2, 2023 में। तो वो तो वैसे ही वैलिडिटी पीरियड क्रॉस कर चुका था, तो चेक बाउंस हो गया। जब चेक बाउंस हो गया तो एज़ पर द रूल तो उन पर क्या कहते हैं, लीगल एक्शन होना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि चेक बाउंस इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से, या आपके कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कि आपने डेट गलत डाली है या आपने क्या कहते हैं साइन गलत किया है, उसकी वजह से नहीं हुआ है। और पहले भी वो एक बैंक था जो मर्ज हुआ है, तो इसकी वजह से प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। हाँ, पेनल्टी चार्जेस तो खैर लगेंगे, बट प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है हाई कोर्ट का। अच्छा, अब चेक बाउंस होता है तो चलिए पनिशमेंट तो एक चीज़ हो गई, और क्या होता है? देखिए, जब आपके रिपीटेड चेक बाउंसेस होते हैं तो आपको मार्क कर दिया जाता है एज अ विलफुल डिफ़ॉल्टर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप लोन्स के लिए जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं उसके लिए। आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी जो रेपुटेशन है वो इम्पैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए भी RBI ने इंट्रोड्यूस किया है कि हम प्रिवेंट करेंगे इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर्स। कैसे करेंगे? वही जो मैकेनिज़्म था कि जो भी आपस में आप 30 डेज़ का एक रेक्टिफिकेशन विंडो रखिए, वो नोटिस जाएगा आपको, आप 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दीजिए, तो आप डिफ़ॉल्ट में नहीं होगा। ठीक है, समझ सकते हैं कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम रही हो सकती है। तो क्या होगा कि एक क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करने से पहले अगर आप मामला पहले ही क्लियर कर लें, इसलिए 30 डेज़ का एक विंडो दिया है रेक्टिफिकेशन के लिए। हाँ, उसके बाद भी नहीं करते हैं तो फिर तो खैर आपका इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, अब हम वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन कैसे चेक बाउंस इश्यूज़ को अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा वेल नोन तो यही है कि आप मेंटेन करें सफिशिएंट फंड्स। दूसरा, अगर आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा अकाउंट एक्टिविटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करें, जिससे कि अनएक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल्स ना हो। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है किसी भी वजह से, तो दोनों पार्टीज़ आपस में बात करें, डिस्प्यूट को वहीं का वहीं रिजॉल्व कर दें।
उसके बावजूद भी नहीं हो पाता है तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि चेक बाउंस को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब करता है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ख़राब करता है। लोग आपके बिज़नेस को किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो रेपुटेशन है उसको इम्पैक्ट करता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाइए और कोशिश कीजिए कि आपके बैंक में सफिशिएंट फंड्स हों कि आपका चेक बाउंस हो ही ना। थैंक यू।